हाय स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। हमारे नेक्स्ट केमिस्ट्री लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स, वो लगभग कंप्लीट हो गया था। उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के अपर रूप। तो आप जानकारी के लिए समझ लीजिए, फास्फोरस के अपर रूप जो हैं वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस। वाइट फास्फोरस को ही येलो फास्फोरस भी बोला जाता है। वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस। बट हमें स्टडी केवल दो के बारे में करनी है, वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस। तो देखते हैं जरा वाइट फास्फोरस का क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, रेड फास्फोरस का क्या होगा, दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, दोनों के ऑलमोस्ट यूजेस क्या हैं, कौन डेंजरस है कौन नॉन डेंजरस है, उसको हम जरा समझते हैं। तो टॉपिक हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। तो इसमें वाइट फास्फोरस और नेक्स्ट है रेड फास्फोरस। बेसिकली हमें इन्हीं दोनों की स्टडी करना है। नेक्स्ट हमने बताया था आपको ब्लैक फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस। स्कारलेट मतलब सिंदूरी फास्फोरस। कलर के भी यहाँ पर इनको जो है अलग अलग बोला गया, कलर के भी यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगे। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो P4 है। स्ट्रक्चर क्या होगी, देखिए अभी हम लोग P4 को अरेंज किए थे P4O10 P4O6 में। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मीन्स ये नहीं सेंट्रल पे कोई एटम होगा फिर कॉर्नर पे एटम होंगे। ऑल दीज 4 फास्फोरस एटम्स आर लाइंग ऑन द टेट्राहेड्रल कॉर्नर्स। ये सभी फास्फोरस के एटम जो हैं वो टेट्राहेड्रल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। ये हो गया टेट्राहेड्रल कॉर्नर्स। ये P बॉन्ड P होगा, ये P बॉन्ड P होगा। तो देखिए जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है टोटल अगर हम बात करें तो 160 का होता है, सॉरी 120 का। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया 120। जब दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये एंगल जो है कितने का बचा, 60 डिग्री। 60 डिग्री सभी के पास लोन पेयर है, सभी को पता है। यहाँ पर ईच बॉन्ड एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री आ जाते हैं इधर। इनकी क्या स्ट्रक्चर होगी, स्ट्रक्चर ये जो है डाइमेराइज करता है या पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। तो क्या होगा, P एक टेट्राहेड्रॉन ये हो गया, दूसरा जो मोनोमर है वो यहां से कनेक्ट होगा। इनको हम लोग लिखते हैं P4N, माने 4 P एटम टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हो जाएंगे, फिर वो जो है पॉलीमेराइज होते जाते हैं। तो ये इनकी एक यूनिट की स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पे आपको, एक यूनिट की स्ट्रक्चर दिख रही है। इन दोनों में डिफरेंस क्या आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ का जो एंगल है 120 डिग्री का है और ये एंगल जो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। दोनों में एंगल में डिफरेंस आ गया। यहाँ पर सभी एंगल 60 के हैं, यहाँ पर 4 एंगल 60 के हैं और 2 एंगल 120 के हैं। बेटा बॉन्ड एंगल जब डिक्रीज करता है तो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन बढ़ती है। स्ट्रेन माने खिंचाव बढ़ता है। जब मॉलिक्यूल में स्ट्रेन बढ़ेगा, खिंचाव बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज कर जाएगा। कैसे, सपोज करिए कि आप अपने आप को एज एग्जाम्पल लीजिए। जब अपने आप को एज एग्जाम्पल लेंगे तो आप जो है अर्थ पर खड़े हैं, ग्राउंड पे खड़े हैं। विद द रिस्पेक्ट ऑफ ग्राउंड आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अब आपसे कहा जाए आप बेंड हो जाइए। जब आप बेंड होंगे तो बेंड होकर के बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बेंड होने पर जो है बॉडी में स्ट्रेस आएगा, खिंचाव आएगा, तो आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी।
तो ये ध्यान देना है कि जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा स्टेबिलिटी घटती जाएगी। यहाँ पर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, और जो लेस स्टेबल होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि ड्यू टू मोर एंगल स्ट्रेन लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा। ड्यू टू लेस एंगल स्ट्रेन मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल दोनों का हम तुलना कर रहे हैं, कंपैरेटिवली बोल रहे हैं। मोर स्टेबल होगा तो बेटा लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा। क्वेश्चन आता है कि व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है और क्यों। स्ट्रक्चर बनाइए, एंगल स्ट्रेन दिखाइए, यहाँ लिखिए कि एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, मोर एंगल स्ट्रेन, दैट्स वाई लेस स्टेबल, दैट्स वाई मोर रिएक्टिव। और यहाँ पर लेस एंगल स्ट्रेन है, दैट्स वाई मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव। क्लियर। तो जो है ये मोर रिएक्टिव है तो इट कैचेज फायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको खुलते में रख दीजिए, जलना शुरू हो जाएगा। ये लेस रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया नहीं होती है तो जलता नहीं है, इसलिए इसको खुले में नहीं रखते हैं। अगर खुले में रखें तो आग पकड़ लेगा और ये आग नहीं पकड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखिए पॉलीमेरिक फॉर्म है तो ये सॉफ्ट नेचर का होता है, मतलब फिजिकल स्टेट सॉफ्ट सॉलिड है, और ये हार्ड सॉलिड है। इन दोनों में जो है ये फिजिकल कैरेक्टर हैं। रिएक्टिविटी हो गई, स्टेबिलिटी हो गई, स्ट्रक्चर हो गया, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा कौन कम रिएक्टिव होगा उसका रीजन हो गया। तो ये हो गया एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा कि फास्फोरस के एलोट्रॉप्स 4 हैं, वैसे 5 हैं, लेकिन आपके जो है एनसीईआरटी या प्रदीप की जो बुक है उसमें केवल 4 दिए गए हैं, और 2 ही के बारे में आपको स्टडी करना है। 2 ही से आपको क्वेश्चन पुटअप होता है इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस। तो हमने दोनों की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दी, दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा कौन कम रिएक्टिव होगा, विद रीजन एक्सप्लेन कर दिया गया। तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है एनालोमस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। मतलब क्या है इसका, हिंदी में कहते हैं असंगत व्यवहार। असंगत व्यवहार मतलब अपने साथियों से अलग व्यवहार कर रहा है। साथी का तात्पर्य ये है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है, तो ये सभी इसी के साथी हैं, माने इसी के ग्रुप के एलिमेंट हैं, लेकिन इसका जो बिहेवियर है एनालोमस है, असंगत है बाकी के व्यवहार से। उसका रीजन क्या हो सकता है, तो एनालोमस बिहेवियर ऑफ N2 कौन कौन सा अलग व्यवहार दिखाता है, आइए देखते हैं। पहला, नाइट्रोजन फॉर्म डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अदर जो है टेट्रा एटॉमिक फॉर्म करते हैं, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये पहला असंगत व्यवहार है। दूसरा असंगत व्यवहार है फिजिकल प्रॉपर्टी को लेके, ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अदर जो है दे एग्जिस्ट इनटू सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है इनमें पी पाई बॉन्डिंग होती है, इनमें पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट जो है रिएक्टिविटी को लेके है, ये लेस रिएक्टिव होगा, ये मोर रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव, और ये मोर रिएक्टिव है। तो इन सब के पीछे रीजन क्या है वो हम लोग जानते हैं। देखिए इसका 3 वर्ड से रीजन हम एक्सप्लेन करेंगे। रीजन नंबर 1 स्मॉलर साइज, रीजन नंबर 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेसिकली 2 रीजन, इन 2 वजहों से इनमें पी पाई स्ट्रांग बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है।
बाकियों का जो साइज है लार्जर साइज है और लो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है। दैट्स वाई ये वीक पी पाई बॉन्डिंग बनाते हैं या पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाते हैं, जो कि वीक होता है, एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, नहीं स्टेबलाइज कर पाता है, इसलिए जो है केवल सिग्मा बॉन्डिंग होती है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है। तो पहला रीजन हो गया। क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन केवल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएगा, ये टेट्रा बनाएगा, क्यों? उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, फिर से वही रीजन मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ। दूसरा जो असंगत व्यवहार है ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। जैसा कि हम सभी को पता है, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बोला कि नाइट्रोजन में केवल 2 ही एटम कनेक्ट होते हैं, इसलिए पूरे मॉलिक्यूल का साइज विद रिस्पेक्ट टू फास्फोरस बहुत छोटा है। तो यहाँ वंडर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, गैस फॉर्म में पाया जाता है। तीसरा जो है पी पाई बॉन्डिंग पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? स्मॉल साइज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर जो है लार्जर साइज है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो पी पाई डी पाई, क्योंकि डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, इसलिए पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो सकती है। क्योंकि साइज छोटा है तो बॉन्ड बहुत मजबूत बनता है, इसलिए रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर इनर्ट होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर नाइट्रोजन इज इनर्ट इन नेचर, इसीलिए जो नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं करती। और चूंकि इनका साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, 2 एटम्स के बीच या 2 से ज़्यादा एटम्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक हो जाता है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये हो गए असंगत व्यवहार। अब लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, और फिर पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ये हमारे इस चैप्टर का 15th ग्रुप एलिमेंट का लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया है हैबर प्रोसेस के थ्रू, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड है वाया ओस्टवाल्ड प्रोसेस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन है बाय द लेबोरेटरी मेथड, दैट्स लर्निंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। For that purpose you should be prefer your book. तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिकली 2 टाइप्स का एसिड्स फॉर्म करता है, HNO2 एंड HNO3। दोनों के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। इसका नेम है नाइट्रस एसिड, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। स्ट्रक्चर देख लेते हैं नाइट्रस एसिड का क्या होगा। N डबल बॉन्ड O H, इसके पास एक लोन पेयर बचा रह जाता है। HNO2 की स्ट्रक्चर हो गई। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N एटम, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बोलो आपने कैसे समझ लिया? तो मैंने आपको एक दिन बताया था कि हाइब्रिडेशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें जितने एटम है सभी के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का सम कर लीजिए। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन में 6 होता है, 2 में 12 हो गया, 1 हाइड्रोजन 1 होता है तो 1 हो गया, टोटल हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने बोला था अगर ये 8 से ज़्यादा हो, सम करने पर ये नंबर 8 से ज़्यादा हो तो उसको हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं। 8 से डिवाइड किया, 8 2 16 आया। ये जो बना दैट इज द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, या इसी को सिग्मा बॉन्ड भी आप कह सकते हो। तो एक बात हमें भी जान जाते हैं कि सेंट्रल एटम से कितने सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। चाहे यहाँ पे देख लीजिए 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बचा यहाँ पे क्या 2, जो बच जाता है उसको फर्दर 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2। ये जो बनता है इसको लोग बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बेटा जी यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बैठा है। अब इन टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा।
तो देखिए 2 + 1 3 हो गए टोटल, उसमें से एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल। हाइब्रिडेशन मेरे पास क्या आ गया, sp2, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, दैट्स व्हाई इट डू नॉट हैव रेगुलर ज्योमेट्री। क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पर, इसलिए इसके पास रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी, इसकी ज्योमेट्री में डिस्टोर्शन आएगा। एक्चुअली क्या है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ एटम की जो प्रोबेबिलिटी है, माने जो टोटल नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं वो जो हैं कितने हो सकते हैं उसको हमें समझना है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हो सकते हैं वो हैं 4 एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हो सकते हैं 4 एटम हो सकते हैं या 3 एटम हो सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि सेंट्रल एटम से कितने एटम होंगे, कनेक्ट होंगे। देखिए यहाँ पे जो है 1 2, और चूंकि लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर हटा के एक और आ जाए 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम से 3 एटम कनेक्ट हो सकते हैं अगर लोन पेयर नहीं है तो बेटा अगर लोन पेयर नहीं है और 3 एटम कनेक्ट हो गए तो अपने आप को अरेंज कैसे करते हैं। देखिए VSEPR में ये बोला गया कि किसी मॉलिक्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, माने जो एटम हैं उसके, वो अपने आप को इस प्रकार अरेंज करेंगे 3D स्पेस में कि उनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स हो बहुत मिनिमाइज हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 3 एटम्स हैं, सेंट्रल एटम से कनेक्ट हैं, माने sp2 में टोटल 4 एटम होंगे। 4 एटम में एक सेंटर बैठा है, 3 टर्मिनल पे हैं। ये अपने आप को इस तरह अरेंज कर सकते हैं, पहला वे हो गया अरेंज का। यहाँ पे अगर इस तरह अरेंज करेंगे तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल 120 का होगा। इसके अलावा दूसरा एक नेक्स्ट वे हो सकता है, ये लीनियर हो जाए और एक यहाँ बैठ जाए। अगर ये लीनियर होकर के यहाँ बैठ गए तो ये एंगल घट गया, 90 का हो गया। जैसे ही ये एंगल घटा इनके बीच की डिस्टेंस घट गई। डिस्टेंस घटने का मतलब इनके बीच रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या था VSEPR का कि रिपल्सन बहुत कम होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच रिपल्सन जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। बेटा यहाँ पे रिपल्सन बढ़ गया क्योंकि डिस्टेंस घट गई, तो ये अरेंजमेंट नहीं हो सकता। 2 ही तरह का अरेंजमेंट हो सकता था, या तो ये हो सकता था और या तो ये हो सकता था। 2 तरह का अरेंजमेंट था। एक में रिपल्सन ज़्यादा है, दूसरे में रिपल्सन कम हो रहा था। इसमें कम रिपल्सन है क्योंकि एंगल सबका ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है। अगर लोन पेयर नहीं है तो ध्यान दीजिएगा फिर से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आएगी। ये रेगुलर ज्योमेट्री कही जाती है। अब अगर एक जो टर्मिनल एटम है उसकी जगह पे लोन पेयर बैठ गया तो क्या अभी भी यही स्ट्रक्चर रहेगी, प्लेनर रहेगा? नहीं रहेगा। तब जो है स्ट्रक्चर बेंड कर जाती है, वी शेप हो जाती है, नॉन प्लेनर हो जाती है। इस तरह ये वी शेप स्ट्रक्चर आती है। इसे हम लोग बोलते हैं एंगुलर स्ट्रक्चर, एंगुलर शेप, वी शेप या बेंड शेप। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वी शेप। बॉन्ड एंगल कितना डिक्रीज होगा दैट्स अनदर मैटर, वो अलग अलग एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, तो सभी का लर्न हम लोग नहीं कर सकते। तो ये हो गया नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन और शेप। अब जरा नाइट्रिक एसिड में हम लोग जानते हैं इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो फिर से देखिए यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड का हाइब्रिडाइजेशन। हालांकि ये मैटर जो है क्लास 11th का है, लेकिन हर जगह एप्लीकेबल होता है। जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। फिर से देखिए नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 3 ऑक्सीजन एटम है, एक में 6 होता है, 6 3 जा 18 और हाइड्रोजन में 1। ये हो गया टोटल 24। कितने से डिवाइड करना है? 8 से, 8 3 जा 24। लीजिए आ गया टोटल पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर। कोई यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, रिमेनिंग पार्ट्स कुछ नहीं है, तो लोन पेयर इसमें नहीं है। तो टोटल पेयर यही होगा, टोटल पेयर हो गया 3। अगेन टोटल पेयर 3 आया है लेकिन लोन पेयर नहीं है, तो फिर से हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हो जाएगा sp2, लेकिन ज्योमेट्री जो है ये इस बार रेगुलर होगी क्योंकि लोन पेयर नहीं है।
सभी बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री जो होगी वो क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और अभी बताया था हमने ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल क्या बनता है, 120 डिग्री का बनता है। स्ट्रक्चर चाहे आप बना सकते हैं NOOH, ये जो है इसकी स्ट्रक्चर बनी। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा HNO2 और HNO3 के जो ऑक्सो एसिड्स हैं उनमें क्या स्ट्रक्चर है, क्या हाइब्रिडेशन है, क्या ज्योमेट्री है। एक बात और हम समझते हैं, कोई भी एसिड अगर हम ऑक्सो एसिड्स की बात कर रहे हैं तो वो प्रोटॉन डोनर होगा। माने किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा या किसी एक्वस सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये प्रोटॉन देगा। कोई भी एसिड जितना प्रोटॉन डोनेट करता है वही उसकी बेसिसिटी बोली जाती है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डोनेटेड बाय द एसिडिक कंपाउंड दैट इज रिफर्ड टू एज बेसिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो इसको हिंदी में हम लोग क्षारकता बोलते हैं। तो यहाँ पर जो HNO2 है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर से देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक जो है H प्लस जाएगा, एक ही है ही, एक H प्लस जाएगा, तो इसकी जो बेसिसिटी है वो होगी 1 और HNO3 की भी बेसिसिटी होगी 1। एक ही ये बात हो गई। हाँ, अब इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। आपको HNO2 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम में एक आध बार कभी पूछी है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको बेसिकली HNO3 को जानना होता है। ओस्टवाल्ड मेथड से इसको हम लोग जो है कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड करते हैं, है ना। उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओस्टवाल्ड मेथड होता क्या है, इसमें हम ओस्टवाल्ड मेथड में क्या करते हैं, एक्चुअली अमोनिया ली जाती है और इसको PT हायर टेम्परेचर और प्रेशर पर हीट कर दिया जाता है ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर जो है NO ऑक्सीडाइज होकर के NO2 बना लेता है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में जो है NO2 वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और वाटर में डिजॉल्व होकर के HNO3 फॉर्म करता है। HNO3 फॉर्म करेगा प्लस यहाँ पर NO रिलीज होगा। अभी इक्वेशन को बैलेंस करना था हमको, तो मैं यहाँ पे जो है 2 2 जा 4, 2NO2 हो गया, NH3 है, ऑक्सीजन लिया गया, NO फॉर्म हो रहा है। NO को हम लोग नेम देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको भी बैलेंस कर लें अगर, सभी लोग आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। HTP मतलब हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर ऑलमोस्ट 500 केल्विन होता है, 500 केल्विन, और प्रेशर 9 बार होता है। ये बुक्स में आपके गिवन है। हमने यहाँ पे NH3 लिया प्लस O2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई। प्लेटिनम यहाँ पे कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है, रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा। तो ये ऑक्सीडाइज होकर के NO और H2O में कन्वर्ट हुआ। बोले इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, देखते हैं। इसको 2 मोल ले लीजिए, 2 3 जा 6, ये 3 कर लीजिए। हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस हो गया, 6 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है, 6 यहाँ पर भी हो गया। अब नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है तो इसको 2NO कर दीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 2 और 3 5, तो बेटा इसको 5/2 कर लीजिए, ये बैलेंस हो गया। नीचे वाली इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, इसको आप 2 कर दीजिए और इसको भी जो है 2 कर लीजिए। तो जो है ये बैलेंस्ड फॉर्म में है। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ मिस हो रहा है, HNO2 और HNO3 दोनों फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो है 2NO2 H2O, HNO3 और HNO2 फॉर्म हुआ। ये फर्दर वाटर से रिएक्ट होकर के HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओस्टवाल्ड मेथड हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, कॉमर्शियली HNO3 कैन बी प्रिपेयर्ड
विद द हेल्प ऑफ ओस्टवाल्ड प्रोसेस या मेथड। इसमें हम अमोनिया लेकर के ऑक्सीजन के साथ कैटालिटिक चैम्बर में भेजते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर होता है 500 केल्विन, 9 बार प्रेशर होता है, उसमें NO और H2O कन्वर्ट होता है। NO फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग टावर, NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। NO2 वाटर में डिजॉल्व होकर के HNO3 और HNO2 में कन्वर्ट होता है। ये हो गई ओस्टवाल्ड मेथड के द्वारा नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन। अच्छा, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? एक्चुअली हमने आपको बताया था लास्ट टाइम। पहली बात तो ये कि दोनों एसिड हैं तो बेस के साथ रिएक्ट होकर के साल्ट फॉर्म करते हैं, तो सभी रिएक्शन जानते हैं, क्लास 10th में पढ़ा आप लोगों ने इसको इजीली। बेसिक बात हमें ये समझना है कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का वो +3 है। एक बात ध्यान रखना है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बिटवीन मिड पॉइंट पर होगा, हायर और लोअर के बीच होगा, तो दोनों काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। तो ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, लोएस्ट -3 होता है, और यहाँ पर सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? +3 है, दोनों के बीच है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट का वर्क कर सकता है। यहाँ पर +5 है। किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम अगर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर अब नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाएगा तो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ये करता क्या है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। HNO3 जब ऑक्सीडाइजिंग वर्क करता है तो ये -3, -1, -2, 0, +1, +2, +3 ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो सकता है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसकी मिनिमाइज कर सकती है। माने ये NH3 में कन्वर्ट हो सकता है, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है, हाइड्रोक्सिल एमीन में कन्वर्ट हो सकता है, N2 फॉर्म कर सकता है, N2O फॉर्म कर सकता है, NO फॉर्म कर सकता है, NO2 फॉर्म कर सकता है। ये सब ये कर सकता है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क कर रहा है तो डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर क्या है, एसिड की कंसंट्रेशन क्या है और मेटल की रिएक्टिविटी क्या है। इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी 3 बातों पे डिपेंड करेगी: टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। उसके भी आप बारे में समझेंगे कि इसमें NO बनेगा साइड प्रोडक्ट में, या NO2 बनेगा, या N2O बनेगा, या N2 बनेगा, या NH4OH बनेगा, कुछ क्या बनेगा उससे भी आप पे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हो गया ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ये तो ढेर टाइप्स के ऑक्साइड्स एसिड्स फॉर्म करता है, लगभग 9 तरह के एसिड्स फॉर्म करता है, लेकिन आपको केवल 5 टाइप्स के एसिड्स जानने हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। फर्स्ट है H3PO2, सेकेंड है H3PO3, थर्ड है H3PO4। ये एक कैटेगरी हो गई। इसका नेम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका नेम है फास्फोरस एसिड, और इसका नेम होगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये 3 एक कैटेगरी में रखे हमने। पहले इनके बारे में समझ लेते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या है। हम जरा इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। P डबल बॉन्ड O, O बॉन्ड H, H, H।
ये H2PO2 की स्ट्रक्चर है। अभी हमें यहाँ पे क्या क्या समझना है, ऑक्सीडेशन नंबर जानना है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जानना है, बेसिसिटी जानना है, माने क्षारकता, माने कितने प्रोटॉन दे सकता है। हम लोग बेसिसिटी निकालने की जरूरत हमें तुल्यांकी भार निकालने के लिए पड़ती है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट में हम बहुत मिस्टेक करते हैं, हमें बेसिसिटी पता नहीं होती है क्योंकि एक्चुअल में हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होती है, तो वहाँ पे हम जो है मिस्टेक कर जाते हैं। तो देखें यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर H3PO2 में P का क्या होगा, सभी लोग निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, नहीं निकालने आता है तो कैलकुलेट कर लीजिए। H3PO2 में P का मैंने x मान लिया, हाइड्रोजन का +1 होता है तो 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 होता है तो -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो बेटा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +1। कितने यहाँ पर P डबल बॉन्ड O है, P डबल बॉन्ड O 1 है, P बॉन्ड O बॉन्ड H 1 है, P बॉन्ड H 1 2 है। कितने प्रोटॉन ये निकाल सकता है, H तो 3 है इसके साथ, क्या तीनों H+ के फॉर्म में निकल सकते हैं, नहीं। H+ के फॉर्म में तभी निकल सकता है जब वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक एज हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कनेक्ट हो। यही एलिमेंट है जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं और नेगेटिव चार्ज अटेन करते हैं और H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ से केवल एक ऐसा प्रोटॉन दिख रहा है जो निकल सकता है H+ के रूप में, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। तो इसका जो बेसिसिटी कितना हो गया, 1। क्लियर। अब दूसरी बात हम करते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड की। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड की क्या स्ट्रक्चर बनेगी, फिर से देखते हैं। P डबल बॉन्ड O सभी में कॉमन रहेगा, O बॉन्ड H हो गया, O बॉन्ड H हो गया, H हो गया। फास्फोरस की वैलेंसी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पहले क्या होगा वो हम निकाल लेंगे। यहाँ से 3 हाइड्रोजन है, 3 + x + -6 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या होगी, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आया बेटा, +3 आया। अभी देखिए P डबल बॉन्ड O की संख्या कितनी है, P डबल बॉन्ड O कितने हैं, केवल 1 है। P बॉन्ड OH ये बढ़ गए, 2 हो गए। P बॉन्ड H घट गया, 1 हो गया। कितने प्रोटॉन ये दे सकता है, 2 जगह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट है तो केवल कितने प्रोटॉन दे सकता है, 2। तो इसकी बेसिसिटी हो गई 2। तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट निकालते समय इनका दोनों में यही हम मिस्टेक करते हैं। इसकी भी हम बेसिसिटी 3 लिख लेते हैं क्योंकि हमें दिखता है प्रोटॉन माने हाइड्रोजन 3 है, लेकिन तीनों हाइड्रोजन एज प्रोटॉन वर्क नहीं कर पाते। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा ये। नेक्स्ट है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में क्या है, स्ट्रक्चर इसकी भी बनाए आप। P डबल बॉन्ड O, OH, 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 ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +5 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ गया। अब यहाँ P डबल बॉन्ड O 1 है, P बॉन्ड OH 3 है, P बॉन्ड H इसमें नहीं है, नील। बेसिसिटी इसकी कितनी होगी, 3 प्रोटॉन ये दे सकता है तो बेसिसिटी कितनी हो गई, 3। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, हमें मेनली 3 ऑक्सो एसिड्स की स्टडी करनी होती है, बाकी नहीं। ठीक है, तो हम तीनों की स्टडी कर चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारा जो चैप्टर है 15th ग्रुप एलिमेंट वो कंप्लीट हो चुका है। जो हमारे मेन टॉपिक्स थे, जो हमें लॉजिकली स्टडी करने थे, समझने थे, वो हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो इसमें
लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग वर्क है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया, ओस्टवाल्ड को मैंने बताया ही, और HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी वो भी बता दिया, लेकिन रिएक्शंस आपको खुद बुक से देखें। तो हमारा आज का जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर के साथ साथ हम अपने लेक्चर को भी विराम देंगे। आज की क्लास बस यहीं तक। सभी को धन्यवाद।